कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार कथा साहित्य के विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यान से लगातार रेणु का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु। आपके बारे में लेखकों ने कई तरह से अपनी राय व्यक्त की। मेला आंचल जो मशहूर उपन्यास हुआ करता है, उसको लेकर के इतना कह दिया गया कि वो एक बंगाली उपन्यास की कार्बन कॉपी है, और साथ में प्रमाण देने के लिए अपने यहाँ बुला करके उसकी रिकॉर्डिंग बताई जाती, दस्तावेज बताए जाते, लेकिन आपकी छवि पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। राम सिंह दिवाकर ने जब एक बार पूछ लिया कि आप पर कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं, आप उनके जवाब क्यों नहीं देते, तो इस पर जो उन्होंने कहा वो उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से अगर जवाब देता रहा तो मैं अपना काम कब करूँगा। इसे कहते हैं सदाशयता। और इसी तरह से एक पहुँचे हुए रचनाकार नागार्जुन, जिन्होंने कुछ उसी तरह के ग्रामीण पात्रों का चरित्र चित्रण किया है, उन्होंने एक बार ये कहा कि हींग की छोंक लगना या हींग का शरबत बनाना, दोनों में फ़र्क है। यानी मेरे यहाँ जो पात्र आते हैं वो वैसे हैं जैसे हींग के द्वारा छोंक लगाना, और रेणु के पात्र जो आते हैं गांव से हैं वो ठीक वैसे हैं जैसे हींग का शरबत पिला देना। ये एक तरह की व्यंग में कही हुई बात थी, या यूँ कहें कि एक लेखक दूसरे लेखक को तोड़ रहा है। मेला आंचल की आंचलिकता पर आपको आज, या कहें कि वर्षों बाद, उपन्यासों की एक श्रेणी विभाजन कर दिया जाता है, जिसमें आंचलिक उपन्यास या कथा साहित्य का अध्ययन करने का प्रचलन चल पड़ता है। इसके पीछे जो कारण थे उसकी पड़ताल करेंगे। राजेंद्र यादव ने इसी बात को लेकर के कहा, वे आंचलिकता के अंतिम पूर्ण विराम थे, और साथ में ये भी कहा कि गेहूं का नहीं गुलाब का सपना था। आप ताज्जुब करोगे कि रेणु जितने उस क्षेत्र में सम्मान के पात्र थे, उनको राजेंद्र यादव का उक्त वाक्य कहना तो बर्दाश्त किया, लेकिन गेहूं का नहीं गुलाब का सपना देखने वाली बात पर राजेंद्र यादव का बाइकाट कर दिया गया, और कहते हैं कि पूर्णिया ज़िले में राजेंद्र यादव अगले 2-3 साल तक प्रवेश नहीं कर सके। तो राजेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी रचनाकार को आलोचना से परे नहीं होना चाहिए, वो चाहे रविंद्रनाथ टैगोर ही क्यों न हो। रविंद्रनाथ टैगोर के जीते जी उनकी भी आलोचना की जाती रही है, इसलिए आलोचना से परे कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैरीगंज का ये लेखक उस क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र में, इस तरह का सम्मान का पात्र था कि जो पढ़ता था उनको, या जो नहीं भी पढ़ता, उनके नाम लेकर के अपना परिचय दिया करता था कि हम उस क्षेत्र से हैं जहाँ से रेणु आते हैं। आपके गांव को एक साहित्यकार की भेंट इस तरह से सरकार ने दी कि इनके गांव में स्मृति भवन का निर्माण किया गया, जिस पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए,
वो स्मृति भवन, आप वहाँ जाएंगे तो उसको ठीक वैसे ही जैसे पर्यटक प्राकृतिक स्थल देखने जाते हैं, उस तरह से साहित्यिक मंडल, साहित्यकार लोग स्मृति भवन जरूर देखते हैं। एक बार आप इसी स्मृति भवन का उद्घाटन करने का अवसर था, रामधारी सिंह दिवाकर भी वहाँ पहुँचते हैं। कलेक्टर द्वारा उद्घाटन किया जाना था, इंतज़ार कर रहे थे, वो हुआ और वो वापस लौटे तो उनका ड्राइवर जो बोलता है वो देखिए कि रेणु नाम को लेकर के, रेणु से उस ड्राइवर ने नाम का उल्लेख करते हुए लौटते वक्त साहित्यकारों से कहा, ई जो रेणु जी थी वो क्या बेनू जी की मम्मी थी। ये बात सुन करके दोनों साहित्यकार ठहाका लगा करके हंस पड़ते हैं। यानी वो ये समझते हैं कि ये बाहर का व्यक्ति जो हमारे द्वारा रेणु रेणु कहा जा रहा है, उसे वो महिला समझ बैठा और उनका जो चित्र देखा, फोटो देखा, उसमें लंबे बाल देखे और सपाचट मूछें और दाढ़ी देखी तो समझ गया कि ये रेणु जी बेनू जी की मम्मी हो सकती है। बेनू जी उस वक़्त मंत्री रह चुकी थी। तो रेणु और बेनू का साम्य देख करके ड्राइवर उसको महिला समझ बैठता है। आपका महत्वपूर्ण योगदान नेपाल की क्रांति में भी देखा गया। कोइराला जो बाद में वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो नेपाल में एक आंदोलन छेड़ते हैं और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नलिनी विलोचन शर्मा ने जब गोदान के बाद मेला आंचल ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये बात कही, इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि गोदान में जिस तरह से ग्रामीण पात्र आते हैं, किसान पात्र आते हैं, ठीक उसी तरह से गांव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी गहराई से देखते हैं। और आपकी तीसरी कसम जब फिल्म बनकर के सामने आती है तो आपकी कीर्ति आसमान को छूने लगती है। हम बात कर रहे थे नेपाल की क्रांति की। नेपाल की क्रांति में राणाशाही के खिलाफ विद्रोह हो जाता है और कोइराला इसके खिलाफ झंडा उठाते हैं। यहाँ तक कि कोइराला को आंदोलनकर्ता पिता की भूमिका में रखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी को भारत में बापू कहा जाता है और कोइराला बाद में महत्वपूर्ण पद पर वहाँ रहते हैं। आप एक घटना से समझ सकते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु ने कोइराला के कदम से कदम मिला करके नेपाल में आम जनता की लड़ाई किस तरह से लड़ी थी। ये जब मेरीगंज गांव आए तो गांव में पिताजी का साया उठ जाता है और आश्चर्य की बात तो ये कि उसी वक्त छोटे भाई की भी मृत्यु हो जाती है। कोइराला संवेदना में एक पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखा कि हमें बेहद दुख है, लेकिन इस दुख घड़ी में हम आपके साथ हैं, पर नेपाल में जो जनता की लड़ाई चल रही है उसमें आपका होना बेहद ज़रूरी है। आप लौट आओ और आप देखेंगे कि क्रांतिकारी नेपाल लौटता है और नेपाल के जंगलों में राजनीति की शिक्षा प्राप्त करता है। वहीं रह कर के कोइराला के मकान में रहते हुए आप मार्क्स का अध्ययन करते हैं, मार्क्स की पूंजी का अध्ययन करते हैं, समाजवाद पर लिखी हुई किताबों को देखते हैं।